मुअज़्ज़म नाज़रीन प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज यौम पाकिस्तान है, मेरे आपके प्यारे वतन का वो दिन जिस दिन हमने अहद किया था कि हमने इस वतन को हासिल करना है। हमने ये वतन हासिल कर लिया, आगे चल पड़े। फिर हमारी पहचान क्या बनी? हमारी पहचान बनी हमारी सख्ती, हमारी पहचान बनी हमारी दहशतगर्दी, हमारी पहचान बनी हमारी नाअहली, हमारी मुआशी तबाही। ऐसे में हमारा सॉफ्ट इमेज कहां से आया? हमारा सॉफ्ट इमेज आया हमारे फन से, हमारे फनकारों से। और जब मैं अपने फन और फनकारों की तरफ जाता हूं तो फिर मुझे ड्रामे की तरफ जाना पड़ता है, फिल्म की तरफ जाना पड़ता है और थिएटर की तरफ जाना पड़ता है। और आज मैं बात करने लगा हूं थिएटर के हवाले से। पाकिस्तान का थिएटर और खासतौर पे पंजाब का थिएटर, लाहौर का थिएटर, आप कह लें कि ये जुगतों का थिएटर है। आप कह सकते हैं कि शायद ये कोई बहुत ज्यादा कामयाब, बहुत ज्यादा संजीदा थिएटर नहीं है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, हम थिएटर की दुनिया में मार्केटिंग की, बिजनेस की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का थिएटर, पंजाब का थिएटर, लाहौर का थिएटर बहुत बड़े मुकाम पर था। ये बिजनेस भी करता था, ये असर रसूख भी रखता था, इसकी पूरी दुनिया में मांग थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये थिएटर तबाह होने लगा। और खासतौर पे मैं जब आज की बात करता हूं, आज के माहौल की, आज के कारोबार की बात करता हूं, फन और फनकार की बात करता हूं, तो मुझे अपना थिएटर मुश्किलात का शिकार नजर आता है। मेरा थिएटर जहां पर फनकार को रोजगार मिल जाता था, फिल्म हमारी है नहीं, ड्रामे जो है वो एक तरफ रह गए, थिएटर के ऊपर हमारे फनकार को रोजगार मिल जाता था। फिर वो थिएटर भी तबाह होने लगा, कोरोना आ गया, थिएटर बंद रहने लगा, कारोबार खत्म हो गया। वो तमाम फनकार जिनको कहीं से रोजी रोटी नहीं मिलती थी, कारोबार नहीं मिलता था, रोजगार नहीं मिलता था, अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के ले जाने को नहीं मिलता था, वो कहां जाते थे? वो थिएटर पर चले जाते थे। थिएटर पर जाके उन्हें काम मिल जाता था, उनके घर का चूल्हा जल जाता था। मगर कोरोना के बाद यह भी तबाह होने लगा। और फिर कोरोना ही नहीं, इसके साथ साथ हुकूमत की पॉलिसियां भी। हुकूमत ने एक सौतेली मां जैसा सलूक किया, थिएटर के साथ वही सलूक किया गया जो कोई बाप अपने नकम्मे, नाअहल, नकट्टू बेटे को समझते हुए, नाफरमान बेटे को समझते हुए, बुरे बेटे को समझते हुए उससे करता है। सख्ती की गई हुकूमत की तरफ से थिएटर पर। और फिर थिएटर पे क्या वक्त आ गया? ये थिएटर पे यह वक्त आ गया कि मुआशी तबाही अपनी जगह पर हुई, इखलाकी तबाही अपनी जगह पर हुई। अब मेरा थिएटर जहां जालिम भी है वहां मजलूम भी है। जहां मेरा थिएटर जो है वो एक तरफ मुआशी तबाही का शिकार है, दूसरी तरफ इस थिएटर के लोगों के दुबई से राब्ते, टॉप 10, फायरिंग, कब्जा ग्रुप, ये चीजें भी अपनी जगह पर हैं। मेरा आज का मौजू है मेरा थिएटर, मेरे लाहौर का थिएटर इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है। और ये मौजू मैंने रखा क्यों? ये बड़ी एक अजीब सी बात है। आपको लगेगा कि शायद पता नहीं मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। मैं अपने उन फनकारों की बात कर रहा हूं जो आपके होंठों पर मुस्कुराहटें बखेरते हैं, जो आपको इस टेंशन के दौर में भी कहने लगाने पर मजबूर कर देते हैं। थिएटर सामने चकाचौंध है, रोशनियां हैं, उस थिएटर के पीछे क्या है? मैं अपने प्रोग्राम का आगाज करने जा रहा हूं। मैं प्रोग्राम का आगाज करते हुए पहले मैं यहां पर जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, जो मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान है, मैं उनका तारीफ करवाऊंगा। बहुत ही मशहूर तारंजुम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप स्टेज के मारूफ अदाकार हैं, इसके साथ साथ एक दर्द रखने वाला दिल रखते हैं, अपने मसाइल का की तफहीम रखते हैं, उसकी समझ रखते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही अमित ठाकुर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अमित ठाकुर का तफसीली तारुफ शायद मैं आप थोड़ी देर बाद में करवा सकूं, लेकिन इस वक्त भी अमित ठाकुर है अलमरा के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से इस फील्ड में किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सब लोग इनको जानते हैं। ठाकुर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही मारूफ और बड़े ही खूबसूरत प्रोग्राम सोबी स्पेशल के हमारे मेजबान हैं, हमारे नुमाइंदा लाहौर रंग भी हैं, इसके साथ साथ सीनियर एंकर भी हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई शकील जायद साहब यहाँ पर मौजूद है। उनका मिताब यहाँ पर मैं करवाना चाह रहा हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपके साथ मैं बैठा क्यों जी यहाँ पर? ताकि एक गम, एक दुख है। मैं जिस तरह बात कर रहा था कि लाइटें लगी हुई, हमारी भी इधर बड़ी लाइटें बड़ी जबरदस्त लगी हुई हैं, हमारे चेहरों पे पड़ रही हैं। ये सामने की लाइटें हैं, ये सामने के रंग हैं सारे के सारे। इन रंगों के पीछे क्या है? इन रंगों के पीछे आजम राही है।
आजम राही का दुख है, आजम राही का कर्ब है। वो जो आपको कहके देता था, वो जो आपको मुस्कुराहटे देता था, वो जो आपके लिए जुगते लगाता था, वो जो आपके दुखों को गमों को भुला देता था, वो एक अदाकार नहीं है। उसने बहुत सारों की नुमाइंदगी की है। उसने किया क्या है ये देखिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। मैं खासतौर पे कहूंगा कि अगर बच्चे इस वक्त टीवी देख रहे हैं तो उनको परे कर दीजिए, बच्चे इस वीडियो को ना देखें। पीजी का साइन भी हम चलाएंगे, जहां पे हम जरूरत है हम उसको ब्लर भी करेंगे। ये कर्ब और अजियत की इंतहा की वीडियो है, लेकिन ये मेरे थिएटर के आगे के और पीछे के मंजर को वाजिया कर रही है। सामने के मंजर हुई आपने देख लिए, रंगारंग खूबसूरत रंग हैं, खूबसूरत चेहरे हैं, नाच हो रहा है, डांस हो रहा है, और इसके पीछे क्या हो रहा है ये देखिए। पीछे क्या हो रहा है। ताहिर भाई कैसे साहब ने मुझे वीडियो भेजी, कहने लगे कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि खुदकुशी कर ली उसने खुद पे। ये हालात हो गए हैं थिएटर के। क्या बात करूं मैं जंगली साहब, वीडियो आपको चलानी चाहिए थी लेकिन चला दी आपने वीडियो। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो खुदकुशी थी ये तो इमरान खान साहब को करना थी, लेकिन एक आर्टिस्ट ने कर ली है उनके हिस्से की खुदकुशी। क्योंकि IMF से कर्जा उन्होंने कहा था कि अगर मैं लूँगा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। आज उन्होंने IMF से कर्जे लेके मुल्क को उस दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि एक फनकार, जूनियर फनकार, क्योंकि हम भी आज से 20-25 साल पहले इस स्ट्रगल से गुजरे हैं। ये स्ट्रगल का हमें पता है कि शुरू में आजम राही ही होता है, क्योंकि बड़ा पैदल चलना पड़ता है, बड़ी भूखें, बहुत प्यास, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस टाइम पे। फिर वो एक 8-10 साल का अरसा जो गुजरता है उसके बाद थोड़ी बहुत पहचान बनती है, फिर आर्टिस्ट के हालात कुछ भी। तो ये बंदा जो है इसने जो अपने आप को आग लगाई, खुदसूजी की और ये दुनिया से चला गया, इसने कम से कम एक नाअहल वजीर आजम से अपनी जान छुड़ा ली। पूरा मुल्क पीछे पड़ा हुआ है। हुकूमत का रवैया इस हद तक गैर हमदर्दाना है ही नहीं। हुकूमत का रवैया थिएटर के साथ बात ये शुरू कि एक बंदा जो है खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। देखिए एक बात सुने, हमारा जो कारोबार है ना, एंटरटेनमेंट का कारोबार, ये बेस ही मुइशत पे करता है। सही। जब आपके हालात बेहतर होते हैं, ठीक है, आप अपने घर के खर्चे पूरे करते हैं, जो उसके ऊपर पैसे होते हैं उनसे आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं। फिल्म एक्स्ट्रा पैसे जो होते हैं उनसे बंदा फिल्म देखता है, थिएटर देखता है, एंटरटेनमेंट, बच्चों को तफरीह पार्क में लेके जाता है, होटलिंग करता है, खाना खाता है। तो जब आपके मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि आप अपनी रोटी, अपने घर के बिजली के बिल और अपने इन मामलात से नहीं निकलते, तो फिर आप एंटरटेनमेंट क्या करेंगे। ये कोरोना की वजह से ये मामला, ये 2 साल जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये मुल्क की मुईशत और ये जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट तो 2-2.5 साल से तबाह हो चुका, बिल्कुल ये कारोबार है ही नहीं है। तो फिल्म तो पहले ही तबाह था, फिल्म की बात मैं नहीं करता, लेकिन थिएटर चल रहा था, थिएटर के ऊपर रोजगार भी मिल रहा था, तफरीह भी मिल रही थी, लोग जाते भी थे थिएटर में, आज भी आते हैं, ठीक है, लेकिन थिएटर के हालात वैसे नहीं है। आज इस बंदे ने ये देखे, रियासत मदीना के दावेदार जो है ना, इन्हें रियासत मदीना पे कुछ स्टडी करने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वो अपने दौरे हुकूमत में गलियों में जाके, घरों में जाके पता क्या करे, सब क्या करे, हुकूमत क्या करे, हुकूमत लोगों को नहीं, हुकूमत लोगों को थिएटर में जबरदस्ती तो नहीं ला सकती। नहीं, हम कब कह रहे हैं कि कसाई की दुकान पे जो है गोश्त लेने के लिए इमरान खान साहब लोगों को घरों से निकाल के लाए। हम तो नहीं कह रहे कि दुकानों में इमरान खान साहब भेजें कि जाके नए कपड़े खरीदे, हम ये नहीं कह रहे। अब कह रहे हैं पैसे ही नहीं रह गया, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, हालात ही ऐसे हैं, और उसके नतीजा निकलेगा कि छोटा फनकार जो है, छोटा फनकार, छोटा तबका, लोअर मिडिल क्लास, सफेद पोश लोग खुदकुशियां करेंगे, मरेंगे। मैं एम ए ठाकुर साहब का तारुफ में करवा रहा था, और एम ए ठाकुर साहब का एक तारुफ तो ये मैंने करवा दिया कि आप अलहमरा से भी वाबस्ता है।
اور بہت سارے لوگ جو ہے آپ کے ہاتھ سے بن کر فنکار نکلتے ہیں. آپ پروڈیوسر ہیں, آپ ڈائریکٹر ہیں, لیکن ایک جو بڑا تعارف یہ ہے کہ اعظم راہی جو تھا وہ آپ ہی کے پاس برسا برس سے کام کر رہا تھا. یہ کیا صورتحال بنی کہ یہ صورتحال یہ حال ہو گیا کہ خودکشی کرنی پڑ گئی؟ 2013 اگست میں یہ دونوں بھائی میرے پاس آئے کام کے لیے. آہستہ آہستہ یہ میرے ساتھ کام کرتے رہے. یہ چونیا سے آئے, ان کا درد دل, گھر, یہ وہ فلاں, یہ گھر سے بھی بڑے کمزور تھے. کوئی اتنے معاشی حالات ان کے کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. 8 سال جب اعظم نے میرے پاس کام کیا, اس کا آسم جو ہے وہ بھی آیا ہوا ہے, آپ سے ملوا دیتے ہیں, چھوٹا بھائی اس کا. جب یہ دونوں بھائی میرے پاس کام کر رہے تھے, یہ 16 دن کا ہمارا سپیل ہوتا ہے. آج کل 2 ویک کا ہو گیا, 14 دن کا. 14 دن کا میں ان کو دیتا تھا 20,000 روپیہ. ایک مہینے کا دونوں بھائیوں کا 40,000 روپیہ چلا جاتا تھا. ابھی 12 سے 14 دنوں سے تھیٹر جو ہے وہ بند تھا. پرائیویٹ تھیٹر جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اجازت ہے وہ چل رہے ہیں. جو سرکاری تھیٹر ہیں وہ بند ہیں. سرکاری تھیٹر بند ہونے کی وجہ سے بھولا جو ہے اعظم راہی جو ہے وہ اپنے گھر گیا. گھر میں کوئی پیسوں کے لین دین پہ کوئی بات ہوئی, کوئی والد نے گالیاں نکالی, کچھ والدہ نے کوئی برا بلا کہا کہ ہیرو بننے چلا گیا ہے, جو بڑی ایکٹنگ چڑھی ہوئی ہے, وہ پیسے, وہ گھر کا کرایہ, وہ فلاں, یہ وہ دل برداشتہ ہو گیا. اس نے خود کو آگ لگا لی. 19 مارچ کو اعظم راہی بے روزگاری سے تنگ آ کر جمعے والے دن خودکشی کی. ہفتے والے دن اسی دن ہی وہ چونیاں لے گئے. ان کو جنرل ہاسپٹل والوں نے کہا جی ان کو لے جائیں. وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کی تصویر بنا لی جائے. وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو جتنی بری آگ لگی جس طرح وہ ابھی نظر آ رہا ہے. اور حکومت کی بے حسی کا اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو کلچر منسٹر ہے, جو ہم خیال قاسمی, پتہ نہیں کس کا ہم خیال ہے وہ لاہور میں جناب بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے جو کلچر کے پارلیمانی سیکٹری ہیں وہ اسی ہال کے ایک آفس میں بیٹھتے ہیں جس ہال میں وہ لڑکا کام کرتا تھا. انہیں یہ ابھی تک جو ہے انہیں تعزیت کرنے گئے ہیں, نہ ان سے کسی نے بات کی ہے. اور یہاں پہ یہ بات کوٹ کروں گا, یہاں پہ چاہے ابھی آپ کا پروگرام اپلوڈ ہوگا یوٹیوب پہ اور لوگ مجھے نیچے گالیاں بھی دیں گے. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے نا پاکستان, وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب تھے, تو مہدی حسن صاحب جو ہیں وہ کراچی میں وہ علیل تھے. تو انہیں پتا چلا, وہ اسلام آباد سے پرائم منسٹر اسلام آباد سے اڑے ہیں اور کراچی میں جا کے مہدی حسن صاحب کی عیادت کی. انہوں نے وہاں جا کے انہیں پھول پیش کیے. وہاں پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک آرٹسٹ کے ساتھ یکجہتی ہو, کیونکہ فنکار جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی شکل ہوتی ہے. مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ آج ہم کئی دنوں کے بعد, جمعے کا یہ واقعہ ہوا اور آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اور ابھی تک ٹھاکر صاحب ہمارے جو وزیر ہیں, جو پارلیمانی سیکٹری ہیں, جو متعلقہ ذمہ داران ہیں, انہوں نے کوئی تعزیت نہیں, کوئی اعلان نہیں کیا, کوئی صرف ایک فون گیا ہے اس کے بھائی کو, صرف تعزیت کی ہے. کل اس کی پوری فیملی, وہ فون بھی جو ہے انہوں نے انہیں کہا ہے, نمبر دیے ہیں کہ آپ فون کریں. اصل میں یہ جو لوگ ہیں نا, یہ جو الامرا میں کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ ان سے اٹیچ رہنا چاہتے ہیں, یہ ان کا بھلا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بدنامی سے بچانے کے لیے اس نے نمبر دیا ہے کہ یہ کال تو کر لیں انہیں. انہوں نے کال کہاں کرنی تھی؟ آپ کا سیکٹری انفارمیشن کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ لاہور نہیں بیٹھا ہوا. اس نے کیا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شعبے کا شکیل صاحب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ آپ جس چیز کے وزیر ہیں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے نے آپ کے پالیسیز کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, آپ کی جو ہے مجبوری میں آ کے اپنے آپ کو خود سوزی کر لی. اتنا خوفناک واقعہ ہو گیا. میرا خیال ہے پوری حکومت کو اس پر بیٹھنا چاہیے تھا, اس پر غور کرنا چاہیے تھا. ہم کر کیا رہے ہیں, ہماری پالیسی ہے کیا, ہم اس کو بہتر کس طرح بنا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا. جی بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. بات یہ ہے کہ آج ایک اعظم راہی جو ہے دنیا سے گیا ہے. آپ دیکھیے گا ہر مہینے فنکار جو ہیں خودکشی پر مجبور ہوں گے, ہر مہینے کسی نہ کسی. یہ تو ویڈیو اس نے بنا کر اپنی ڈال دی ہے. کچھ ایسے جو روز مرتے ہیں, روز جیتے ہیں, روز مرتے ہیں. تھیٹر کے حالات اس طرح کے, خاص طور پر الحمرہ کی یہ بات کر رہے ہیں. الحمرہ میں جو آفیسرز بیٹھے ہیں, جو وہاں پر کام کرنے والے ہیں, وہ اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں فنکاروں کا بالکل بھی خیال نہیں ہے. مجھے ایک کال آئی جس دن یہ اس نے خود سوزی کی کہ جی مجھے ان کا نمبر دے دیں ہمیں. خیال احمد کاسترو صاحب جو ہمارے
मिनिस्टर हैं कल्चर के, पहले तो मैं ये कहता चलूं कि 2.5 साल से कोई मिनिस्टर था ही नहीं। अगर मिनिस्टर भी अब आए हैं तो वो मिनिस्टर आए हैं जिनको 2.5 साल कल्चर बाद से कोई 2.5 साल बाद कल्चर से जिंदे- मेरा नहीं ख्याल कि जो साहब का नाम लिया जा रहा है उनका कभी किसी भी जी, जी, कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। फनकारों के साथ कोई कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कल्चर क्या है, तो वो उठा के मिनिस्टर लगा दिया। मैंने भी नंबर उनके भाई का दिया, मैंने उनका जी हम उनकी सेक्रेटरी ने कहा कि जी हम उनकी वहां पर जाकर कुछ हेल्प करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो जो बाकी लोग बच गए हैं उनकी हेल्प करें, अलमरा को खोल दें, इन लोगों को काम दें, ये काम करना चाहते हैं, ये लोग भीख मांगना नहीं चाहते। ये जो फनकार होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, बड़ा हसास होता है, वो हाथ नहीं फैलाना चाहता, वो कहता है हमें काम दें, वो काम कर सकता है। इससे पहले भी ये होता रहा कि जब जो हुकूमत की तरफ से फंड मिलते रहे वो फंड भी गैर फनकारों को मिलते रहे। इन फनकारों को मैं हल्फन कह सकता हूं कि जो फनकार ने खुदकुशी की है से एक पैसा भी नहीं मिला होगा। इस तरह के फनकारों को कुछ नहीं दिया गया। शकील साहब 5,000 रुपया देखे जब पिछली गवर्नमेंट थी, अच्छा 20,000 रुपया मिलता था हर आर्टिस्ट को, जो जूनियर आर्टिस्ट थे जो काम छोड़ चुके थे। ताहिर साहब एक मैं यही बात करूंगा, वहां भी ये गलती हुई, उस गवर्नमेंट से भी ये गलती हुई कि उन्होंने एलीट क्लास के हाथ में उसका जो था जिम्मेदारी दी। अजूका थिएटर के 30 फनकार जिनको कोई नहीं जानता, उन्हें 20-20, 25-25 हज़ार मिलता रहा। रफी थिएटर के जो फनकार थे उन्हें वहां से 20-20, 25-25 हज़ार रुपये मिलता रहा, और उन्हें ये कहकर मदिया गौर अब दुनिया में नहीं है, ये कहकर काम करवाती नहीं कि ये पैसे मैं आपको काम करने के दे रही हूँ, मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगी, जो गवर्नमेंट से मैं पैसे दिलवा रही हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि आप वो पिछले गवर्नमेंट का भी उठाकर देख लें कि उसमें अपने जो रफी पीर थिएटर के फनकारों को कितने पैसे मिले, उसमें मिलते अगर पैसे रफी मिले। पीर थिएटर में, अजोका थिएटर में 100 एक्टर ने भी पैसे लिए हैं ना, तो 700-900 एक्टर दूसरे भी हैं जो पैसे लेते थे। सर उसमें ये भी मुझे याद है, वो अच्छी तरह याद है। लेकिन आपको याद है हमने एलाइट में एक प्रोग्राम किया था, हम उनके घरों में पहुंचे थे, और घरों में पहुंच के जब वो मुअत्तल शुदा जो हमने उस वक्त के पार्लिमानी सेक्रेटरी जो थे उनसे बहाल करवाई थी, वो अपनी जगह पे। अच्छा, अब ये क्या वाकई इसके साथ ये तो फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप बाहर से बैठ के इसको ऑब्जर्व करते हैं, आप ये समझते हैं कि ये सूरत हाल आ गई कि फनकार खुदकुशियां जैसे आपने कहा कि हर महीने करेंगे, देखिएगा हर महीने करते हैं, खुद ब खुद मर जाते हैं फनकार, अपने अंदर मर जाते हैं। फनकार बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, एहसास होता है। फनकार किसी को नहीं कहता कि मेरे अंदर क्या दुख है। ये लोग तो वो लोग हैं जो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट थिएटर्स में ड्रामाज हो रहे हैं तो सरकारी थिएटर में करने का कौन सा ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से कोरोना हो सकता है। इन लोगों का मुतालबा भी यही था, और ये जो आम हालात में जो लोग ड्रामा बीन हैं वो भी यही कहते हैं कि अलमरा में। और दूसरी बात यह कि आप थिएटर को एसओपीज को बरकरार रखते हुए खोल सकते जो हैं। बहुत लेटर बड़ा देखें, ये पता क्या जवाब पेश करते हैं, जो एनसीओसी का लेटर आता है ना जब इनके पास, तो ये जवाब इनके पास ये है कि आप 6 बजे तक अपना कारोबार करें। इन्हें पॉलिसी मेकर जो बैठे हुए हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं और जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, आपने इस्लामाबाद से बैठ के पॉलिसी बनाई, चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा, आगे उन्होंने मार्क की वो लेटर जो है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को, और ये बैठ के इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। जो बंदा सुबह 8 बजे दुकान खोलता है और वो शाम 6 बजे बंद करता है, उसके साथ तो कोई इतनी ज्यादती नहीं है, ठीक है। उसने 8-10 घंटे कारोबार कर लिया, वो 11 बजे नहीं बंद करेगा, 6 बजे बंद कर लेगा। ये कारोबार तो है ही टोटल 2 घंटे का, 2 घंटे का कारोबार है। एक खास बात उसमें ना कि हमारे यहाँ जब भी किसी को कल्चर की जिम्मेदारी दी जाती है उसमें उसका कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर लाहौर आर्ट काउंसिल में कोई आता है या मिनिस्ट्री में कोई आता है या सेक्रेटरी कोई आता है, उसका कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो नहीं जानता कि गरीब फनकार का दर्द क्या होता है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। जो लोग ये फैसला करते हैं कि किसको फंड दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए, वो लोग नहीं जानते कि ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं सरकारी थिएटर की, तो ये थिएटर बंद है, वहां पे जितने फनकार हैं वो बेरोजगार हैं। उनको जो आप कह रहे थे कि हम 20-20 हज़ार रुपया देते थे, वो 20-20 हज़ार देखे। एक मिनट मैं आपकी बढ़िया काटने लगाऊं, वहां का नैब का सद से लेके और डायरेक्टर तक जितना भी अमला है सब तनख्वाह लेता है, ठीक है। थिएटर बंद हो, चाहे 2 साल बंद रहे, चाहे 10 साल बंद रहे, उनको सैलरी मिलनी, उन्हें सैलरी मिलनी है। फनकार जो है उनसे कुछ नहीं मिल रहा। ये इन्होंने मिलेगा अगर ड्रामा हो रहा है, अगर ड्रामा होगा तो मिलेगा। ये 13 तारीख को इन्होंने थिएटर बंद किए हफ्ते वाले दिन। ये मैंने 15 तारीख को मंडे वाले दिन एप्लीकेशन जो है
ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट काउंसिल को दी। अभी शकील साहब की बात को फॉलो करता हूं मैं कि उन्होंने कहा है कि कल्चर की जिम्मेदारी उस बंदे को दी जाती है जिसको कल्चर का पता ही नहीं है। अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट काउंसिल डॉक्टर असलम डोगर साहब बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कल्चर होता क्या है, उनको यही नहीं पता कि ऑफिस की टाइमिंग क्या है। हमने जब ये उस पर एप्लीकेशन दी, कहता भाई ये कि मैंने तो बंद नहीं की है, मुझे तो पता ही नहीं है, ये वो उसने एप्लीकेशन आगे मार कर दी। तो यहां तक जिसको कल्चर का पता नहीं होता उठा के हमारे ऊपर बैठा दिया जाता है। पहली लहर आई थी ना कोरोना की सर, उसमें फनकारों का बहुत बुरा हाल हो गया था, बड़ा सख्त मामला था। उसमें हमारे बड़े ही सीनियर प्रोड्यूसर है सखी सरवर भट्ट साहब, उन्होंने एक तंजीम बनाई है अल्लाह जानता है, उसके जरिए कम से कम नहीं तो कोई 15 से 20 करोड़ रुपया जो है वो आर्टिस्टों में राशन की सूरत में तकसीम, राशन की सूरत में, और कुछ मुखैर हजरात थे जिन्होंने ये काम किया, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया, जिस तरह से वो शुरू दिन हमेशा से ऐलान करती आई है, झूठा था, मगर ये हम जो है वो कोई 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया कि हम आर्टिस्टों को जो तकसीम करेंगे, और कसम ले लें ये बैठा हुआ है, इसे किसी भी आर्टिस्ट से कंफर्म कर लें पूरे पाकिस्तान में से इतने इतने बड़े झूठ बोलते हैं, किसी को ऐलान कर दिया, ऐलान किया, बकायदा टीवी पे चला। हमने 1 महीना लगा के पूरे आर्टिस्टों की एप्लीकेशनें जमा की, 2-2 तस्वीरें प्लस आईडी कार्ड की कॉपी लगाई, फिर वो साइन करके हमने दिया। वो कहते हैं आगे सेक्रेटरीट चला गया, वो कहते हैं आगे इस्लामाबाद चला गया, आज तक वो बजट का पता ही नहीं है वो दिया या नहीं दिया। 1 अरब रुपया बजट जो है वो 1 साल का हम आर्टिस्टों के लिए अनाउंस होता है, वो कहाँ जाता है हमें तो नहीं पता। इस बार अनाउंस मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक पर जाते हुए नहीं कुछ आपको अंदाजा हो रहा है कि जिस स्टेज को आप देखने के लिए जाते हैं, जिस फिल्म को आप देखने के लिए जाते हैं, जिस थिएटर के ड्रामे को देखने के लिए जाते हैं, आपको वहां पर मेकअप किए हुए बड़े खूबसूरत चेहरे नजर आते हैं, आप वहां पर डांस देखते हैं, आप वहां पर खुशियां देखते हैं, वहां पर कहके देखते हैं, लेकिन उस थिएटर के उस स्टेज के पीछे क्या होता है? मुझे ताहिर अंजुम कह रहे कि तुम्हें नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन शायद मैं किसी के दिल पर दस्तक दे सकूं, शायद मैं किसी के जहन के दरवाजे खोल सकूं, शायद मैं किसी को बता सकूं कि आप कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं फन के साथ, फनकारों के साथ, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के साथ आप कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। थिएटर को क्या मसाइल हैं, मजीद क्या मसाइल हैं, उन पर बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं अपने थिएटर के हवाले से, और थिएटर के हवाले से बात करते हुए जहां के बारे से बात कर रहे हैं, मैं इसके साथ थिएटर की इस दुनिया के हवाले से, जिसमें इसके चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह होता है, कातलाना हमला होता है, उनके ऊपर फायरिंग होती है, और जब फायरिंग की तहकीकात होती हैं तो पता चलता है कि इसके फायरिंग के डांडे जो हैं वो तो उजरती कातलों के साथ मिलते हैं, ये तो टॉप 10 के साथ जाकर मिल जाते हैं, ये तो मंशियात फरोशी के कारोबार के साथ मिलते हैं, ये तो दुबई में बैठे हुए जो बदमाश हैं यहाँ से फरार हुए नहीं रहता, लोगों के घरों में बेरोजगारी आती है, और दूसरी तरफ इसलिए होता है कि यहाँ पर बदमाशी आती है, गुंडागर्दी आती है, मंशियात फरोशी आती है। तारिक जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उसके साथ ही हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद अफजल भट्ट साहब ने। आप नौमुंतखब सदर हैं पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन के, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर जो भट्ट साहब ज्वाइन करने के लिए। और शकील साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ अब थिएटर की उस दुनिया की जिसकी मैं समझता हूँ जिसके जिम्मेदार आप खुद हैं तबाही के। बाहर सर ये जो मामला होता है इसके जिम्मेदार मैं आता हूँ, आप खुद हैं इसकी तबाही के जिम्मेदार। यहाँ पे जराइम आ जाएं, यहाँ पे टॉप 10 आ जाएं, यहाँ पे बदमाश उठकर कहें कि फलां खुफिया खान को आपने लाजमन हायर करना है, लाजमन आपने पैसे देने हैं, वो फैसले करें, तो ये तो फिर आपकी अपनी कमजोरी है। नहीं, असल में नजम अली साहब, एक तो आपने मुझसे बात शुरू कर दी और मुझे इसका जवाब देना पड़ा। एक तो हम भूख से मरे हुए हैं, मुझे लगता है आपने हमें गोली से भी मरवाना। अल्लाह रहम करे। क्या समझे? गोली से क्या हम जो सितम, जो जुल्म, जो कुछ हो रहा है उस पर बात भी ना करें, इसलिए बात ना करें में गोली लग जाएगी। नहीं, असल में पता क्या बात है, हमारा जो फनकार, जितना भी फनकार तबका उनका ना तो किसी अंडरवर्ल्ड से कोई तल्लक है, ना इनकी दोस्तियां हैं फनकारों की,
کہاں ان کے ساتھ کوئی آنے بانے ملتے ہیں کسی بھی بدماش کے ساتھ. ہم تو جسٹ جو ہے اپنا رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں. ہم کامیڈین ہیں, جا کے پبلک کو ہنساتے ہیں. آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کھل کے کریں. بات اگر بدماشوں کی انڈرورلڈ کی ہے تو پھر یہ آج کا نہیں, یہ 30 سال سے یہ گنڈے لوگ جو ہیں اور جتنے آج سے 3 یا 4 سال میں رپورٹنگ کرتا تو مجھے کال آئی جوہر ٹاؤن میں فائرنگ ہوئی. وہاں جہاں رپورٹنگ وہاں گیا تو آگے پتہ لگا فیا خان کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی, اور اس کا جو تھا نا اس نے مجھے بڑا مظلوم بن کے بتایا کہ جی میرے ساتھ فلاں فلاں. اب اسی بندے کے خلاف جس کے بندے کے خلاف یہ کیسر اللہ صاحب نے جو ہے فائرنگ کا کروایا ہے تو کہ جی انہوں نے فائرنگ کالج علم والے کے ساتھ چیزیں بڑی اہم ہیں اگر اسٹیج کی جو ہے کافی سے اس سے پہلے انہوں نے باقاعدہ جو ہے نام بھی لیا, ایک پریس کانفرنس کی اس میں باقاعدہ نام لیا وہاں پر انہوں نے درخواست دی, پھر وہ بندہ گرفتار افتخار جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ گرفتار ہوا. گرفتار ہونے کے بعد پھر ان کی صلح ہوئی, ایف آئی آرز ہوتی نہیں, سارا کچھ, یہ ساری چیزیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو مار پڑتی ہے تھیٹر کو, بٹ صاحب ایک طرف تو حکومت مارتی ہے. طاہر صاحب جو ہے عمران خان صاحب پہ سخت غصے میں ہیں, اس سے نیچے آتے ہی نہیں ہیں کہ نیچے بھی کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اقتصادی تباہی مچ گئی تو ادھر سے آگے چلے جی حکومت نے مار دیا. دوسری طرف سے خود نہیں, یہ نجم ولی صاحب تھینک یو ویری مچ. میں فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے آج بات کر رہا ہوں. یہ کچھ تو حکومت نے مارا, یہ تو سمجھ میں آتی ہے, کچھ ہمیں بھی شوق ہے یہ مرنے مرانے کا. وہ یہ ہے کہ ہر شکیل صاحب نے بڑی اچھی پیاری بات کی, ہر لڑکی تقریباً 90% فیمیل آرٹسٹ جس کے پیچھے یہ بدماش انڈر ورلڈ ایک نے اپنی گرل فرینڈ کے سلسلے میں رکھی ہوئی ہے, جو کہ ماہانہ ان کو اس کا, جیسے ہم کسی گھر میں رہتے ہیں کسی شاپ کو رینٹ پہ لیتے ہیں, ایسے یہ نہ زیبا سی بات لگے گی. میں نہیں اس بات کو سے دریک کروں گا. یہ ماہانہ ان کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں ان سے رابطے میں رہنے کی اور اپنے ساتھ راتیں گزارنے کی. اچھا جی, اور یہ میرے پاس بڑے اس سے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک ایک بڑے نام کی فائرنگ بھی کروا دی جاتی ہے. جی, اور اس کے بعد یہ سلسلہ کیسر ثناءاللہ صاحب جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, کتنی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کے سامنے. آپ نے بھی کورونا کے خلاف بھی بہت جنگ لڑی انہوں نے. ہاں جی, کورونا کے خلاف بھی سب آرٹسٹ کے لیے تھیٹر کی بقا کے لیے بڑی جذباتی ہو کے جنگ لڑ رہے ہیں. اب چونکہ میں کابینہ میں آیا ہوں, مجھے پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا گیا, تھینک یو ویری مچ کیسر صاحب کا, ان سب بھائیوں کا. اور اس میں ایک ہمارے اور بڑے بھائی ہیں, بڑے پیارے سخی سرور بٹ صاحب, جو کہ ایک ہمارا ایک ادارہ بھی ہے, اکٹھے ہم کام بھی کرتے ہیں, ہم جونیئر ہیں وہ سینئر. ان کو بھی تھریڈ مل رہا ہے, جو کہ ایک غریب و غربا اور جتنے بھی ماہ رمضان ہو, چاہے محرم ہو, چاہے کوئی بھی ایسا
یہ سب کوئی شکیل ظاہر صاحب سے کوئی چھپی بات نہیں, سب کیا حل کیا ہیلپ کرتے ہیں, اب حل کیا اور ان کو بھی تھریڈ مل رہا ہے. اور یہ میں آج آپ کے پروگرام میں نام لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک شخص ہے, والٹن روڈ میں رہتا ہے, بے لاتعداد اس کے اوپر ایف آئی آر ہے. افتخار پولا اس کا نام ہے, افتخار پولا, جو کہ فیا خان کے اوپر پہلے گولیاں چلواتا ہے اور پھر اس کو تھریڈ کر کے پھر اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتا ہے, اور اس کو ہر پروڈیوسر کو تھریڈ کر کے اور اسے کہتا ہے کہ اس کو کام دو. وہ 20,000 کی آرٹسٹ ہوگی, کتنے کی ہوگی ایک سپیل کی, 25,000 لگے, 1,20,000 روپیہ تھریڈ کر کے پروڈیوسر کو اور ہمارے سینئر جتنے بھی ان کو تھریڈ کر کے 1,20,000 روپیہ اس کو دلوا رہا ہے, جو کہ کسی نہ کام کی نہ کاج کی, تو لے دے رہے ہیں سر ڈرتے مارے. اور یہ جو فائرنگ ہوئی ہے کیسر ثناء اللہ صاحب پہ, اس کا سارا سلسلہ کار یہ فیا خان ہے, اور اس کا جو عاشق ٹائپ نما ایک شخص ہے جس کے ساتھ کوئی 10 12 20 گن مین ہوتے ہیں, انہوں نے بھی دیکھا سارا. اور وہ سلسلہ کار یہ ہے کہ جب بھی وہ تھیٹر میں آیا ہے, فیملیز بھی بیٹھی ہیں آگے, وہ اس نے سنڈے کے سنڈے اس نے اپنی بدماشی فل کرنی ہے, اور وہ سارے گن مین اور پوری ٹیم کے ساتھ 10 20 15 لوگ فری میں ڈرامہ دیکھنا ہے, اور اپنی مشوقہ کو دکھانا ہے کہ ہم یہ بیٹھے ہیں تو انہیں گھبرانا نہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے کہا نا کہ گھبرانا نہیں, ایک یہ افتخار پولا بھی کہتا ہے اپنی مشوقوں کو. تو سوال میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا ملک ہے, کوئی لا قانونیت کہاں گئی, کریک ڈاؤن چل رہا ہے, کوئی ایسا اشتہاریوں کی مہم چل رہی ہے, اور یہاں پہ سرے عام گولیاں بج رہی ہیں, اور یہ ایک خاتون مشوقہ کے لیے, اور یہ شخص اور کو منع کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ود ویپن اسلحہ لے کے, اس پہ تھانہ لیٹن روڈ کی پولیس بھی موقع پہ آئی, ویریفائی بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا. پھر اس کے بعد رفع دفع ہوگی, بات صلح ہو گئی, یہ طے ہو گیا. ایک ہمارے ایس پی صاحب ہیں, مجھے نام نہیں یاد, ان کے روبرو ان کی صلح پیچ اپ ہوا کہ آئندہ سے آپ نے نہ تھیٹر میں جانا ہے نہ اس نے وہاں پہ کام کرنا ہے فیا خان. لیکن وہ تب سے اس کو یہ پرابلم تھی کہ میری مشوقہ. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے, جب ہم لاہور جیسے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر لاہور جیسے شہر میں لاقانونیت کا یہ عالم ہے, اور تھیٹر جیسا ادارہ جو ہے انٹرٹینمنٹ کا ادارہ ہے, وہ اس حد تک غیر محفوظ ہے کہ وہاں پہ جب چاہے کوئی گھوسا ہے, جب چاہے وہ فائرنگ کروا دے, جب چاہے وہ اپنے لوگوں کو آئے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھے, اس پہ کرے, اس پہ آپ سی سی پی او کو درخواست دیں, آپ اس پر پرچہ کروائیں. تو چھوٹے علاقوں میں کیا ہوتا ہوگا پھر؟ چھوٹے علاقوں کا پھر اللہ حافظ ہے. یہ تو لاہور کی بات کر رہے ہیں نا. تھیٹر کی اگر بات کی جائے تو میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں گا. تھیٹر انٹرٹینمنٹ ٹیکس کی مد میں تھیٹر ایک ایسا میڈیم ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, ایسا موقع پر بینک کیش ہے, اور اسی وقت روزانہ اگر 1 لاکھ کی وہاں پر 1 لاکھ کا یا 1.5 لاکھ کی وہ شو لگتا ہے, تو اسی وقت 25-30 ہزار وہ اسی یا 40 ہزار وہ اسی وقت لے کر چلے جاتے ہیں موقع پر. مطلب حکومت کو یہاں سے ٹیکس کی مد میں سب سے زیادہ پیسہ مل رہا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی کسی قسم کی اصطلاحات نہیں ہوتی, کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا, بلکہ جو ادارے تھیٹر کی اگر میں بات کروں ان پر مسلط کیے گئے ہیں, جو ان کو آ کر چیک کرتے ہیں کہ ان کی فحاشی نہ ہو, جناب ان کو کوئی ڈانس ولگر نہ ہو, ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ بھی کھا پی کے چلے جاتے ہیں. ایک ماحولیات کا کلر کا کیا کام ہے کہ وہ جا کر پیچھے جا کر لڑکیوں کے گلے چیک کرے کہ جی آپ نے اچھا تو کپڑے صحیح پائے دے. دیکھو یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ایک کلر ٹائپ لوگ جس کا کوئی بھی اس کلچر سے یا فن سے یا آرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جا کر اس کو اصل میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ بالکل تھیٹر کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے, چاہے وہ معاشی حوالے سے ہو, چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو, ایون چاہے وہ فن کی ترویج کے حوالے سے ہو کہ وہاں پر کوئی اکیڈمی ہو, وہاں پر لوگ آئیں آگے بڑھے, لیکن تھیٹر لاوارث ہے اور لاوارثوں کی طرح سڑک پر پڑا مر رہا ہے. میں اس پر تھوڑی سی مزید بات کروں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دورنگ. میں بات کر رہا ہوں اپنے پروگرام میں
थिएटर के हवाले से कि थिएटर कहाँ पे खड़ा हुआ है, थिएटर यहाँ पे खड़ा हुआ है कि यहाँ पर आजम राही जो है खुदकुशी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई कमाई नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे जो याद पड़ता है वो यही था कि थिएटर में कमाई होती थी, बाकी जगहों पे कमाई ना भी हो तो यहाँ से रिज़्क मिल जाता था। यहाँ पे हाल ये है कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है, यहाँ पर कत्ल हो रहे हैं, यहाँ पर बदमाशी है, यहाँ पर गुंडागर्दी है। और एक वक्त था कि पर सब हमारे जो ड्रामे थे शर्तिया मिठे का मैं आपको एक थोड़ा सा और किधर चले, अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा हम कोई शर्तिया मिठे बना पा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। शर्तिया मिठे के भी खालक हमारी टीम है, मैं भी प्रोड्यूसर था उनका शर्तिया मिठे का। डबल सवारी हमारे सुहेल अहमद साहब, बड़ा ड्रामा था, बहुत बड़ा ड्रामा था। फालोबार डार साहब एंड आबद खान साहब, ये सारे, मैं सबसे जूनियर और इनका मैं प्रोड्यूसर में, मुझे ये कितना शर्फ हासिल है। और मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ सकाफत के हवाले से पूरी दुनिया में, और इतना साफ सुथरा थिएटर। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पूरे ये शकील साहब जानते हैं कि मुकम्मल थिएटर किया है, फैमिली थिएटर। तो आजकल थिएटर तो कोई समझ से बाहर, सारे मिठे जेडे ने वो कौड़े हो गए, सारे मिठे घोड़े हो गए ने शर्तिया इसमें मेरी एक बात रह जाएगी शकील साहब, इससे आज इस दफा जो ये फायरिंग वाला वाकया चेयरमैन कैसर सनाउल्ला साहब वाला, मैं सबसे पहले थैंक यू करूंगा बहुत अदब से सीसीपी लाहौर का गुलाम महमूद डोगर साहब का, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम लाइफ में हुआ है कि किसी सीसीपी साहब जितने भी आए आज तक, कोई SHO साहब आ गए या किसी ने पूछा, उन्होंने खुद कॉल करके उनकी कैसर सनाउल्ला साहब की इयादत भी की और उनसे सारे मामला। चक्कर क्या है, जो भी सीसीपी आ जाए आप तारीफें करते हैं सारे फनकार उसकी। उमर शेख साहब ने उनकी तारीफें कर करके बैनर लग गए, बैनर लग गए थी, आज डोगर साहब की तारीफें हो रही हैं, उससे पहले मैं तो सर पहली दफा, अच्छा पहली दफा कर रहा हूँ। अच्छा, मैं किसी आगे मुझे मैंने उमर शेख साहब के भी बैनर्स लगे हुए देखे ना, माशाल्लाह वो पूरे के पूरे जो जिस सड़क पे जाता था कि उमर शेख ऑफिसर अच्छा काम करेगा, आगे ताहिर अंजुम समेत को 25-30 फनकारों के नाम भी लिखे हुए होते थे, शुक्रिया अदा करते, तो पुलिस वाले का शुक्रिया भी ज्यादा जरूरी होता है। मैं सीसीपी साहब की बात कर रहा हूँ, जो ये डोगर साहब कौन सा, वो भी पुलिस वाले ही है ना, पुलिस वाले हैं, लेकिन मैं अच्छा अल्लाह करे जी ज्यादा लगा है, अच्छा जो बात अच्छी लगी जो बुरी लगेगी वो भी बताएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल क्या है शकील, मेरा सवाल ये है कि अब वो ड्रामा, मुझे यकीन करे, मैं कहता हूँ कि हमारी जुगतें भी बिकती थी, हमारी जुगतों की भी डिमांड हुआ करती थी। कराची का थिएटर या इंडिया का थिएटर हमारी पंजाबी जुगतों का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारा वो थिएटर भी नहीं रह गया यार। आप यूरोप, आप इंग्लैंड जब जाते थे तो वहां से सिर्फ एक कॉल आती थी कि नया ड्रामा लेकर आना, मतलब को पूछे खत्म हो गया सर, खत्म हो गया वो लेकर आना, खत्म हो गया यार, ड्रामा खत्म हो गया। वहां पर जो सिख बरादरी कनाडा में, अमेरिका में, जो मैं लास्ट ईयर जो यूरोप में, वो तमाम के तमाम, मैं कभी यूके में 4-5 मरतबा अल्लाह का शुक्र है गया हूँ, तो मैंने वहां उन लोगों को देखा कि वो पाकिस्तानी ड्रामा लगाकर हंस रहे हो यार। हमारा हमसाया मुल्क जो है ना नजम साहब, हमसाया मुल्क इंडिया में जितना भी वहाँ का सुपरस्टार है, खुसूसन बिलखुसूस पंजाब का, हमारे इन आर्टिस्टों के वो फैन है। और मुझे बोला गया है कनाडा में अभी भी मेरी एक टीम तैयार है, लास्ट ईयर भी कोरोना से 2 माह पहले हम करके आए कैसे रुपया पूरी बड़ी टीम के साथ। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ये तो सवाल समझ नहीं आ रही, मेरे पाकिस्तान में मेरे लाहौर आएगा कहाँ से वापस, तो हमारे साथ ये हो रहा है कि बाहर वाले जो है वो हमें नहीं, एक तो देखें, एक तो आपके साथ ये हो रहा है और दूसरा आप हमारे साथ ये कर रहे हैं कि आपने हमें अच्छा ड्रामा देना बंद कर दिया है। बिल्कुल, ये आप लोग भी कर रहे हैं, इसलिए बंद हो गया। मैं एक सुहेल अहमद साहब चले गए, सुहेल अहमद साहब चले गए, डार साहब चले गए थिएटर छोड़ के, इन्हीं वजूहात के पेश नज़र। सही है, सही है। अभी नसीम विक्की साहब हैं, वो काफी अभी एक ही बंदा हमें नजर आ रहा है, नसीम विक्की साहब, जो कि कुछ जोड़ तोड़ कर रहा है, ड्रामे को कुछ बना रहा है, क्योंकि विक्की साहब को भी कपिल शर्मा वॉच करते हैं, सही, हाँ, उनसे आज भी मुशावरत करते हैं। सर इंडिया की इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री मुझे नहीं पता कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो देती है कि नहीं देती, वो हमारे थिएटर की तरफ देती है, वो हमारे थिएटर के फनकारों को इज्जत देती है। तो फिर जहां मैं शिकवा करता हूं, अपनी हुकूमत से शिकवा करता हूं, अपने माशरे से शिकवा करता हूं, अपने दोस्तों से शिकवा करता हूं कि भाई
آپ لوگ تھیٹر کی سرپرستی نہیں کر رہے, فن ختم ہو رہا ہے, پاکستان کا سافٹ امیج ختم ہو رہا ہے, وہاں میں بھی طاہر آپ سے شکوہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جواب میں مجھے وہ ڈرامہ نہیں دے رہے, چاہے وہ جگتوں بڑا ڈرامہ ہی ہوتا تھا لیکن ایسا ڈرامہ ہوتا تھا کہ دل کو چھو لیتا تھا. پروڈیوسر جو اب آگے ہے, جو پروڈیوسر ہے وہ پروڈیوسر نہیں ہے, وہ بزنس مین ہے. زیادہ تر جو پروڈیوسر ہیں وہ بزنس مین ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب اس میں 3 لڑکیاں, کیونکہ اب جو دیکھنے والا اس کا بھی دیکھیں کیا ڈبل سواری نے بزنس نہیں کیا تھا, مٹھے نے بزنس نہیں کیا تھا. اب میں بزنس کو بھی برا نہیں کہتا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اب جو ہمارا ویورز ہے اس کا مزاج بھی تبدیل ہو گیا ہے. وہ پہلے آ کے کھڑکی پہ پوچھتا ہے کہ کتنے ڈانس ہیں, وہ یہ نہیں پوچھتا کہ اس میں کون کون سا ہے. سر آپ کون سی لڑکی ڈانس کر کے دیکھیں, طاہر بھائی تبدیل کر کے دیکھیں. ایسی ڈانس کرنے لگے ہو, اب میں کرا گا تو پھر آپ شروع کر لئیے. بات بڑی سیریس موڈ میں شروع ہوئی تھی اور بڑے ایک مزاحیہ, آخر تھیٹر کی گل ہوئے تو بندہ مزاحیہ نہ ہوئے, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. لیکن مجھے ایک شکوہ کرنا ہے جاتے جاتے, میں بہت ہی مشکور ہوں یہاں پر اپنے بھائی طاہر انجم کا یہاں پر تشریف لے. آپ سے بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, شکیل زاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اس سے پہلے ٹھاکر صاحب میرے سے یہاں پر موجود تھے, ان کا بہت بہت شکریہ. لیکن مجھے شکوہ کرنا ہے آج پھر میں کہوں گا کہ آج یوم پاکستان اور پاکستان کے سافٹ امیج کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو فن کی سرپرستی کرنی پڑے گی, فنکاروں کی سرپرستی کرنی پڑے گی, فلم کو بحال کرنا پڑے گا, اور تھیٹر کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے وہ ختم کرنی پڑے گی. تھیٹر کے فنکاروں کو خودکشیوں پر مجبور نہ کریں. آپ سے درخواست ہے, جو لوگ اس فن کی خدمت کر رہے ہیں ان کو گولیوں کا نشانہ نہ بننے دیں. آپ سے درخواست ہے, آپ نے بچانا ہے. آپ وہ جو اس وقت حکومت میں ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس میرے پاکستان کا مستقبل ہے, اس سافٹ امیج کو تباہ نہ ہونے دیں. اسی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ.